आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बारे में रखेंगे। परेशान मत होइए, हम इसके नताइज या कोई भी बोरिंग डायमेंशन इसकी आपके सामने नहीं रखेंगे, बल्कि एक ऐसा जाविया आपके सामने आज रखेंगे, ऐसी डायमेंशन कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो बैक्ड ग्रुप था सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहा, उनको दानिस्ता गैर दानिस्ता जीतने दिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके जीतने में किरदार अदा किया है। और वजह बनी है उनकी अपनी आपस की नाराजगियां या उनकी वकला सियासत या वकला की जो धड़ेबंदी है उसको फोकियत दी गई। ओवरऑल जो नेशनल पॉलिटिक्स है इस टाइम, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का जो कौमी सियासत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की जिंदगी और जेल के ऊपर जो उसके असरात होने हैं, उनको यकसर मेरा ख्याल में उनको इग्नोर कर दिया गया और अपनी वकला की सियासत या पसंद नापसंद को फोकस किया गया और नताइज आज हमारे सामने हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वकला दोस्तों का जिक्र करूं या आपको उनके बयानात या एक्टिविटीज आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं दो चीजें वाजे कर दूं कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे करीबी दोस्त हैं और माजी में भी इनसे ये बात हो चुकी है। ये खबर करना मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि इनमें मेरे दोस्त भी हैं जो नाराज भी होंगे जाहिर है इस खबर से, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अपना तज्जिया कम से कम शामिल करूं, जो हकायक हैं सिर्फ वो आपके सामने रखूं और फिर आप पे छोड़ूं कि आप खुद अपना तज्जिया बनाएं कि आप क्या सोचते हैं कि इन दोस्तों को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बैकग्राउंड आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस वक्त अगर जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस मंसूर साहब प्यूनी जज हैं और फिर जस्टिस मुनीब हैं और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई भी एक्शन लेना है तो जो सबसे बड़ा हथियार चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रोकने का होता है वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर और सेक्रेटरी होता है। मेन जो सुप्रीम कोर्ट बार की क्यादत होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत टफ टाइम भी दे सकती है और एट द सेम टाइम उनकी सपोर्ट भी बन सकती है। माजी में हम देख चुके हैं कि ये जो एहसन बोन और इस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर हैं और पीछे इनके जिनको अल मारूफ आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, ये माजी में किस तरीके से नवाज शरीफ के साथ तन के खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब का ये ग्रुप है, उनके लिए जाकर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस करते रहे, उनकी सजा माफी की, उनको दोबारा इलेक्शन लड़वाने की, उनको मुल्क में लाने की, उनको जेल से निकलवाने की। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज के एक मसल के तौर पर, एक बाजू के तौर पर इस्तेमाल हुई। और जाहिर है अगर वहां पर कोई इंडिपेंडेंट जैसे पिछले आबद जुबैरी साहब का जो एक ग्रुप जीता था, वो जाहिर है कि वो आजम नजीर तारड़ ग्रुप का अपोजिट था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो फायदा नहीं दिया क्योंकि ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की सियासत करती है और ना ही शायद अनफॉर्चुनेटली वकला के अंदर उस तरीके का कल्ट है या उस तरीके का इन्फ्लुएंस है। लेकिन बहरहाल कम से कम ये जरूर कि जब तक आबद जुबैरी साहब थे तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट बार जो थी वो कोई भी गैर अखलाकी, गैर कानूनी या मुस्लिम लीग नून की इमा पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ना कर सकी। अब ये तो बैकग्राउंड है और उसके साथ साथ जो मुनीर काकड़ है, जो आजम नजीर तारड़ और एहसन बोन और नून लीग और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पहले ही आकर टेलीविजन पर कह चुके हैं और हम आपको दिखा चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। 25 वोट तो पकड़े गए थे जो गिने जा चुके थे और 25 वोट बहुत बड़े वोट होते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, वहां 5-5, 10-10 वोटों से लोग जीते और हारते हैं। तो ऐसे हालात में उन्होंने ये भी बताया कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है। उन्होंने बल्कि नाम लिया जनरल फैसल नसीर का कि वो फोन करके उनके खिलाफ इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। इन तमाम हालात के अंदर जब इलेक्शन इतना फंसा हुआ था कि एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, जंगो जदल हो रहा है, उसमें हमारे ये जो अकाबरीन हैं, बहुत ही सीनियर लोग हैं। शुरू करते हैं हम खोसा साहब। जी खोसा साहब को कौन नहीं जानता, आपको पता है कि बड़ा नाम है लतीफ खोसा, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, हमारे बड़े मोहतरम है, बुजुर्ग है, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पे है। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये बता रहा है कि जो आजम नजीर तारड़ ग्रुप है या जो मुनीर काकड़ के मुखालिफ ग्रुप इस वक्त लड़ रहा था, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि जो इमरान खान के मुखालिफ लड़ रहा था ग्रुप या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रुप लड़ रहा था, क्योंकि वकला पॉलिटिक्स के अंदर इनकी ये जाहिर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इन्होंने जाके उनको पिछली पार्टीज को सपोर्ट कर दिया, असल में तो ये अपने वकला कनेक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने खाकसार साहब को वोट किया है और इनको जितवाने में किरदार अदा किया है। आगे चलते हैं उमैर नियाजी। जी हाँ, उमैर नियाजी साहब जो हैं ये एमएनए बने हैं और इमरान खान साहब की सीट से बने हैं। जी हाँ, उमैर नियाजी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत मेरा इनके साथ एहतराम का रिश्ता है। मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगा, दोबारा आपको फैसला करने दूंगा। ये भी उसी ग्रुप के किसी शख्स के साथ खड़े, ये भी सपोर्ट की बात हो रही है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस तरफ से भी। और ये भी जाहिर है मुनीर काकड़ के ग्रुप के खिलाफ ये भी जीते हैं, ये जिस ग्रुप के साथ उमैर नियाजी साहब खड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़े तो आपको एक दो स्टेटमेंट्स और भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बाबर अवान साहब, वो भी जाहिर है एहसन भून और आजम नजीर तारड़ के साथ ही उनकी जो वकला सियासत है वो उधर उसी तरफ उनका झुकाव है, उसी तरफ उनका टिल्ट है और हमेशा से है, कोई आज से नहीं। तो बाबर अवान साहब की भी तस्वीर जो है और ये तमाम तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप तक भी पहुंची है, पहुंचाई भी गई है, मेरे तक भी पहुंचाई गई है, किसके ऊपर बात कीजिए ये गलत हुआ है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आगे चलते फवाद चौधरी साहब, आल्दो के उन्होंने वोट डालने की या उस तरीके से मुबारकबाद की बात नहीं की, लेकिन क्योंकि वो भी हामिद खान साहब से रेंज है या हामिद खान साहब से उनकी भी नहीं बनती, तो ये जो एक तरफ अल मारूफ आसमा जहांगीर ग्रुप है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और अब उनके वारिस एहसन भून और आजम नजीर तारड़
वगैरह हैं। तो दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो हामिद खान ग्रुप कहलाता है, जिसकी तरफ से मुनीर काकड़ इस बार इलेक्शन लड़ रहे थे और उनको सलमान अकरम राजा साहब ने इंडोर्स भी किया था और सबसे वोट भी मांगा था कि उनको वोट किया जाए। अब जैसे ही इस इलेक्शन का नतीजा आया कि तो फवाद चौधरी साहब ने भी फौरी तौर पर कहा कि वुकला ने दुरुस्त किया है कि उन्होंने मुनीर काकड़ को या उनके लोगों को वोट नहीं किया, क्योंकि वो हामिद खान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं हामिद खान ग्रुप के, और जो वुकला है वो हामिद खान को पसंद नहीं करते और राइटली सो पसंद नहीं करते। अब नॉर्मल दिनों के अंदर अगर फवाद चौधरी साहब ये बयान दें, मेरे ख्याल में तो कोई मजाके की बात नहीं, उनका हक है, उन्होंने अगर हामिद खान साहब के ऊपर तनकीद करनी है या उन्होंने वुकला सियासत के ऊपर क्या बात करनी, लेकिन इस इलेक्शन में उसके नताइज आते ही जब धांधली के शदीद तरीन इल्जाम हैं, वीडियोज हैं, नताइज तब्दील हो रहे हैं, सेक्रेटरी कोई और जीत रहा है, प्रेसिडेंट कोई और जीत रहा है, उसमें उन्होंने भी हामिद खान साहब के साथ स्कोर बराबर करने के लिए दूसरी तरफ वो भी शायद इग्नोर कर रहे हैं कि इसका लार्जर इंपैक्ट जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब या पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पर क्या आएगा और पूरे मुल्क पर क्या आएगा और इमरान खान पर क्या आएगा। यही नहीं, आगे आपको शेर अफजल मरवत साहब का ये एक छोटा सा क्लिप सुनवा देते हैं। उनको भी मतीउल्लाह जान ने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मेरे से ना तो वोट मांगा और मेरे खिलाफ बातें भी करते हैं हामिद खान साहब, तो क्योंकि वो मेरे खिलाफ बातें करते हैं और मेरे से वोट नहीं मांगा तो मैं कोई इतना नजरियाती तो हूं नहीं कि मैं जाकर वोट दूं। मेरे पास 30-40 वोट थे जो मैं पढ़वा सकता था, मैंने नहीं पढ़वाए और मैं आराम से घर बैठा मैंने किसी को वोट ही नहीं डलवाया। मतीउल्लाह जान साहब ने आगे से कहा कि इस तरह से तो आपने अपनी पार्टी के, अपने लीडर के दुश्मनों को जिता दिया, उसमें किरदार अदा किया, तो आपके ख्याल में यह मुनासिब है? उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि देखें मेरे से तो वोट नहीं मांगा गया, दिखाएं कहां मेरे से आकर वोट मांगा गया है, और अगर वोट मांगा जाता तो फिर मैं जाता, मैं इतना बड़ा कोई नजरिए का शदाई तो नहीं हूं कि जाकर मैं वोट खुद ही डाल दूं, मेरे से ना भी मांगा जाए। तो ये जो है उनका बयान है, ये जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, फिर आगे चलते। हामिद खान साहब की वजह से मेरा जी नहीं करता था कि मैं उनके उम्मीदवार को वोट दूं, और उनकी वजह से उनको भी नहीं दे सकता था, तो घर में पड़ा रहा, वोट ही नहीं डाला। आपने वोट ही नहीं डाला, तो ये तो आपने अपनी पार्टी को नुकसान किया। पार्टी में मुझे किसी ने, देखिए हामिद खान साहब जो है वो रोजाना मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये ले आते हैं। कितना वोट था वकीलों का जो आप सदर को डलवा सकते थे? मैं कोई 30-40 वोट, 40 वोट वोट और आपने नहीं डलवाया। सुन लिया आपने। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि इस खबर के ऊपर मैं कोई किसी किस्म का तबसरा नहीं करूंगा, ज्यादा फैक्ट्स आपके सामने रखने थे, और मेरे ये कुछ दोस्त जाहिर है मेरे से रंज भी होंगे, मैं पेश की माजरत ख्वाह हूं क्योंकि मेरी पार्टी से भी हैं, कुछ से दोस्ती भी है। मेरा मकसद हरगिज आपकी दिल आजारी करना नहीं है या आप पे तनकीद करना नहीं है या आपको बिलिटल करना नहीं है या आपको इमरान खान के मुखालिफ किसी भी सूरत खुदा न खास्ता या आपको नजरिए पर कंप्रोमाइज साबित करना नहीं है। मैंने सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स रखे हैं जो पब्लिक ने हमें भेजे हैं, और ये सवाल किया है कि जब सलमान अकरम राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो सपोर्ट कर रहे थे मुनीर काकड़ को, तो भले जीते वो या हारते, ये जो अकाबरीन थे इन्होंने उसके खिलाफ जाकर वोट क्यों किया। तो ये फैक्ट्स आपके सामने रखें, बाकी पब्लिक का काम है कि वो क्या ओपिनियन बनाती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कनाडा से। बहुत ही शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मामला कनाडा और हिंदुस्तान का, और अब बिल्ली थैले से नहीं बल्कि बिल्ला भी नहीं भेड़िया थैले से बाहर आ गया है। अब जो कैनेडियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, जो उनके इंटरनेशनल अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जो कैबिनेट की कमेटी है फॉरेन अफेयर्स, उनको ब्रीफिंग देते हुए जो उन्होंने बॉम्बशेल रिवील किया है, जो उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया कि एक दफा दुनिया हिल के रह गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो नजर सिंह को मारने वाला काम था, आपको पता है कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट को कनाडा के अंदर मरवा दिया गया था। उसके बाद कनाडा की पुलिस ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, कनाडा के वजारत ने, तमाम ने यह कहा था कि इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत इन्वॉल्व है, हिंदुस्तानी सफारत खाना इन्वॉल्व है, और उन्होंने हमारी जमीन पर आकर लोगों की कत्लो गारत की है। ये छोटा इल्जाम नहीं था, ना सिर्फ ये सफारती अदाब के खिलाफ था, बल्कि दूसरे लफ्जों में तो आप ये सोचें कि ये एक किस्म का कनाडा के ऊपर हिंदुस्तान का हमला है। शायद इस वक्त हिंदुस्तान की अमेरिका को जरूरत है और बहुत सारे मुल्कों को जरूरत है, इसलिए ये मुल्क इग्नोर करके अगर किसी और मुल्क ने ये काम किया होता तो हो सकता है नेटो, अमेरिका उस मुल्क पर हमला आवर हो जाते, क्योंकि आप अगर किसी की सॉइल पर जाकर किसी को मरवाते हैं तो एक किस्म का आप एक सॉवरन नेशन के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। तो एक किस्म का अमेरिका ने, एक किस्म का हिंदुस्तान ने कनाडा के ऊपर हमला कर दिया। तो उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान के अंदर बड़ा विजिट किया गया जब वो G8 पर गए। उसके बाद हाल ही में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने और वहां की रॉयल पुलिस ने अब तमाम सबूत भी लोगों के सामने रखे हैं कि कैसे कैनेडियंस को हिंदुस्तान की ऑफिशियल्स हैं वो मरवा रहे हैं। लेकिन अभी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने रिवील किया है वो तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अमित शाह, जी हां, अमित शाह जो नंबर 2 समझे, जो मोदी के जानशीन समझे, उनके छोटे भाई समझे, ये डुओ हैं, जैसे दो सिंगर इकट्ठे गाते हैं, आप उनको अलग, जगजीत और चित्रा को आप अलग अलग कम जानते हैं, इकट्ठे ज्यादा जानते हैं। ये बिल्कुल मोदी और अमित शाह जो है, ये जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जहां पर उन्होंने स्लॉटर किया था मुसलमानों को गुजरात के अंदर, तब से अमित शाह जो है वो मोदी के साथ, बल्कि उससे भी पहले से डुओ हैं। ये दोनों इकट्ठे पॉलिटिक्स करते हैं, ये दो क्लब एक जान की कश्मकश में मुब्तला हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप अमित शाह कहते हैं तो इसका मतलब आप मोदी कह रहे हैं। तो अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि इसके अंदर अमित शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इस ऑपरेशन के अहकामात रिपोर्टेडली अमित शाह ने खुद दिए। ये अब रिपोर्ट हो रहा है कनाडा से मीडिया के ऊपर, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि रिपोर्टेडली इस सब के पीछे सीधा सीधा अमित शाह थे। मतलब कि अब इसके पीछे सीधे सीधे इस हिसाब से, तज्जिए के एतबार से हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान ने आला तरीन लेवल से कनाडा के ऊपर जो है वो हमला किया है और एक
किस्म का ये जंग सा का समा है। अब देखते हैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, इसको अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दूसरे ममालिक कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इससे बड़े ना बयान दिए जा सकते हैं, ना कुछ रिवील किया जा सकता है, और इससे बड़ी एस्केलेशन भी नहीं हो सकती मामलात की जिस हद तक कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चौधरी निजामुद्दीन और हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी जो टाउट हुकूमत है वो सत्तू पी के सोई हुई है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी और मुल्क को मिलती या इतनी बड़ी विंडो मिलती अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की या अपना मुकदमा लड़ने की, तो कोई मुल्क शायद बहुत इफेक्टिवली लड़ता। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि जो रजीम चेंज और उसके बाद और पहले से हम आपको बताते आए हैं कि जो बाजवा साहब ने नसीम ज़हरा को और अहमद मीर साहब को बताया कि हम बिल्कुल सब सर्वियंट बनना चाहते हैं खित्ते में, और इसी वजह से हम बड़े आराम से हिंदुस्तान के आगे सरनगू होना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी हुकूमत बिल्कुल सत्तू पी के सोई हुई है, कोई उनका इसके ऊपर बयान नहीं है, कोई तशवीश नहीं है, बिल्कुल उनका एक ही एटीट्यूड है, सानू की। चलें बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर वो है जिससे सानू की जो है वो कुछ ना कुछ हो रहा है। वो आप ये नहीं कह सकते कि सानू की, वो चाइना के एम्बेसडर की, पाकिस्तान के अंदर जो एनवॉय है उसकी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना के जो वर्कर्स हैं वो मजीद पाकिस्तान में इस तरह से काम नहीं कर सकते जब तक चाइना और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम नहीं करेगा। उन्होंने अपनी कंप्लीट डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने खुलेआम ये कह दिया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और मिलकर करना पड़ेगा, और चाइनीज सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी पाकिस्तान में चाइनीज सिक्योर नहीं होंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये जो है ये दी है चाइनीज एम्बेसडर ने। फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन ये था कि हम हैरतज़दा हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये पहली दफा शायद तारीख में हुआ हो कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो चाइनीज एम्बेसडर या चाइनीज एनवॉय की स्टेटमेंट से डिस्टेंस कर रहा है या पब्लिकली रिफ्यूट कर रहा है या पब्लिकली डिसएंगेज हो रहा है उससे, और कह रहे हैं कि हमें हैरत हुई है जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं ये उसकी अक्कासी नहीं है जो चाइनीज एनवॉय ने कहा है, मतलब कि मामलात गंभीर हो रहे हैं। तो एक तरफ आप देखिए कि हम चाइना से मामलात को गंभीर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, दुनिया में क्या कर रहा है। याद कीजिए वो स्टोरी जो गार्डियन ने दी थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तानी अमित शाह ने ही ये कहा था कि हाँ हमने घुस के मारा है और मजीद भी मारेंगे। वही अमित शाह जिसके बारे में आज कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा, लेकिन हमने सत्तू पिए रखे, हमने ना अमित शाह का कोई जवाब दिया, बल्कि ऐन उन दिनों के अंदर हमारे वो जो जोकर वजीर दिफा है वो हमें बताते रहे कि एक पकौड़े के अंदर, एक पकौड़े का वजन कितना होता है, उस पकौड़े के अंदर तेल कितना होता है। पाकिस्तानी 5 करोड़ पाकिस्तानी रोज अगर एक पकौड़ा खाएं तो कितने का तेल पिएंगे और खाएंगे, और रमजान में कितने पैसों का हमें नुकसान होगा। ये जवाब था इस जोकर का एन उस दिन जब उन्हें अमित शाह की स्टेटमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। ना सिर्फ ये, अमित शाह ने ये स्टेटमेंट देने के बाद 2 दिन के बाद आमिर तांबा नामी शख्स जिस पर सरबजीत सिंह को कत्ल करने का इल्जाम था, उसे भी लाहौर में उसके घर के अंदर घुस के 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया था। तो वार्निंग आने के बाद, पहले वार्निंग या खबर आने के बाद जिसमें तमाम तफसील थी गार्डियन की, उसके पीछे अमित शाह का बयान कि हाँ घर में घुस के मारा है फिर मारेंगे, उसके बाद भी आमिर सरफराज तांबा को कत्ल कर दिया गया था और हमारी तरफ से मुकम्मल सन्नाटा रहा। आज भी है और कल भी था। कोई इनके सामने से सत्तू उठा ले और इनको याद करवा दे कि इनकी लोगों को, अपने लोगों को नंगा करके मारने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां अपनी औरतों जैसे चौधरी इजाज की बेगम के साथ जो कुछ किया उनको हरासा करने के अलावा भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो एक अच्छी खबर है, उसके साथ खबरें तो और भी थी लेकिन अभी उसके लिए वक्त खत्म हो गया है, तो 2-3 और खबरें सुबह आपके सामने रखेंगे। एक खबर तो यह है कि अरामको ने पहला पेट्रोल पंप पाकिस्तान में खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अरामको पूरी दुनिया की एक मेजर ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी है। पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब वेस्टर्न कंपनीज जैसे शेल, टोटल और दूसरी कंपनीज थी, उनके बाद अब अरामको ने भी अपने ऑपरेशंस खोले हैं। ये अलग बात है कि शेल और टोटल को पाकिस्तान से भगा दिया गया है या वो जाना चाह रहे हैं, जो हालात यहां पैदा किए गए हैं, लेकिन अरामको का आना, और मैं साथ ये भी बताऊं कि अब ये हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन ये खबरें तमाम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम चीजें, ये जो एग्रीमेंट्स अरामको के साथ और ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं, ये इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर शुरू हुए थे। जाहिर है ये प्राइवेट पार्टी एग्रीमेंट्स हैं, ये कोई गवर्नमेंट लेवल के एग्रीमेंट नहीं है। ये एक प्राइवेट पार्टी जो गो पेट्रोलियम है पाकिस्तान में, उनका प्राइवेट वेंचर है अरामको के साथ, लेकिन ये भी उस जमाने में शुरू हुआ था जब